स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। भारतीय राज्य व्यवस्था का लगातार अध्ययन चल रहा है और उसी क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 22 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 21 तक 21 तक हम लोगों ने प्राण और देही की स्वतंत्रता के अधिकार तक लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 22। ठीक है, इसके सारे पहलुओं को देखेंगे। तो अनुच्छेद 22 आप लोग समझिएगा। अनुच्छेद 22 मोटे तौर पर अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो ये गिरफ्तारी के समय भारत के लोगों को या भारत में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 22 बताता है। यानी कि गिरफ्तारी देते समय मानवों के या भारत के निवासियों के जो अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताए गए हैं। क्या क्या अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) कुछ बातों को बताता है। 22(3) इसका अपवाद है और 22(4) से लेकर 22(7) तक निवारक निरोध कानूनों के बारे में बात बताता है। 22(1) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, आधार क्या है, कारण क्या है, इसको जानने का हर व्यक्ति का अधिकार है। दूसरी बात, न केवल जानने का अधिकार है बल्कि अपनी मनपसंद के एडवोकेट वकील को भी करने का अधिकार है, परामर्श लेने का अधिकार है। दो बातें समझ में आई आप लोगों को। एक तो मुझे गिरफ्तार क्यों करा जा रहा है इसके कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, अपनी पसंद के एडवोकेट या वकील को करने का अधिकार है। और तीसरी बात कही गई है कि 24 घंटे के अंदर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। 3 बातें की गई हैं। अब जरा इन 3 बातों का पोस्टमार्टम कर लें। पहली 2 बातें तो क्लियर हैं। जब कोई भी व्यक्ति सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि किन कारणों के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। और जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वह व्यक्ति कहेगा कि तुरंत आप इस व्यक्ति को, जिसको वो बताएगा, उसको सूचित करना होगा। उसको बताना होगा कि आप इस व्यक्ति को बता दीजिए कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी। एक डायरी मेंटेन की जाएगी। उस डायरी में उस व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा कि हमने किसको बताया। हथकड़ी लगाई जा सकती है क्या? नहीं, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, लेकिन अगर लगता है पुलिस को यह व्यक्ति भाग सकता है या कुछ और गलत काम कर सकता है तब हथकड़ी लगाई जा सकती है। क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो ये कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है पुलिस को, बल्कि पुलिस प्रथम दृष्टया ये बात कन्फर्म कर ले कि इस व्यक्ति के विरोध में कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य हैं, तब ही गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी पुलिस घरों में बात करने के लिए आती है या कहती है कि आपको थाने बुलाया गया है ना। वहाँ पुलिस या पुलिस अधिकारी आपसे बात करते हैं। ये सब क्या है? ये पता लगाना है कि आप कहीं थोड़े बहुत भी इन्वॉल्व हैं उसमें या नहीं है। अगर आप एब्सोल्युटली इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यदि लगता है कि आपका कहीं पर भी थोड़ी सी सहभागिता है उस क्राइम में, तब आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए बम्बई की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई। अब बम्बई तो 24 घंटे में पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मुझको मेरे शहर के ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसके पश्चात उसको जिस स्थान पर पहुंचाना है उस स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम सुदूर जंगल में कहीं पर पकड़े गए और निकट वाला जो मजिस्ट्रेट है उस तक भी 24 घंटे के बाद पहुंचे तो इसमें गाइडलाइन ये है कि यात्रा के दौरान लगा हुआ समय को काउंट नहीं किया जाएगा।
यात्रा के दौरान जो समय लगेगा उसको गणना में शामिल 24 घंटे की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर गिरफ्तारी मान लीजिए शुक्रवार को कर दी तो शनिवार कोर्ट बंद, संडे कोर्ट बंद। अब मजिस्ट्रेट कैसे मिलेगा? देखिए, ज़्यादातर गाइड में, ज़्यादातर कुंजी में लिखा हुआ है कि अवकाश के दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा। यह आदर्श रूप में है, लेकिन जनरली और ज़्यादातर अगर ऐसी स्थिति होती है तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपने घर पर या कोर्ट में कहीं पर भी उसको अपने यहाँ पर प्रस्तुत करवा लेगा। यानी कि छुट्टी के दिन में भी मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति प्रस्तुत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वह प्रस्तुत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 सुविधाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। 22(3) इसके बारे में अपवाद कहता है। वो कहता है कि उपरोक्त तीनों प्रकार की जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वो निम्न 2 कारणों की वजह से प्रतिबंधित की जा सकती हैं। किन किन कारणों की वजह से? पहला, यदि व्यक्ति शत्रु देश का निवासी हो, शत्रु देश का निवासी हो। अब मान लीजिए अजमल का सांप पकड़ा गया, वो कह रहा है मुझे तो वकील लेकर आओ पहले, तब मैं बात करूंगा ना। शत्रु देश का नागरिक है, तुम्हारे लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। ये दोनों बातें मैं भी समझाता हूँ आपके लिए। पहले, इससे पहले एक बात और समझ लीजिए। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जनरली गिरफ्तार किया जाता है, तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होता है तो पुलिस कहती है इसको हमें पुलिस हिरासत में लेना है। तो कोर्ट अधिकतम 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज सकता है, और 15 दिन के बाद भी अगर उसको कस्टडी में रखना है तो जुडिशियली कस्टडी में रखा जाएगा, न्यायिक संरक्षण या अभिरक्षा में रखा जाएगा। और उसकी भी अधिकतम सीमा 90 दिन है, 90 डेज। और अगर 90 डेज के अंदर उसके खिलाफ अपराध पत्र कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसको जमानत देनी होगी। यानी कि बिना आरोप पत्र के उसको सिर्फ 90 दिन तक आप जेल में रख सकते हो, उसके बाद आपको उसको जमानत देनी होगी। ठीक है, तो 2 ये हम लोगों ने लिखे जिनकी वजह से ये 3 सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक तो व्यक्ति अगर शत्रु देश का है तो सुविधा उपलब्ध नहीं है, और दूसरा अगर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया हो। अब आप पूछेंगे सर ये निवारक निरोध कानून क्या है, इससे आप क्या समझते, क्या बताते हैं? देखिए, अगर मुझको लगता है कि मिस्टर एक्स अगर समाज के अंदर रहा तो वह उपद्रव फैला देगा। कोई त्योहार आ रहा है, कोई जलसा आ रहा है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, चुनाव है, और चुनावों में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है। मतलब अभी किया नहीं है, कर सकता है। आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना प्रिवेंटिव एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को इस आशंका के तहत कि यह व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है, उसको बंद कर दीजिए। आपको मालूम होगा कि जब कोई त्यौहार आता है या चुनाव आते हैं तो व्यक्ति को अपने जो हथियार होते हैं वो थाने में जमा करने होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं आप उन हथियारों की मदद से कुछ गड़बड़ी ना पैदा कर दो। जिस प्रकार हथियार हैं उसी प्रकार अपराधी हैं, यानी कि जिनका कुछ हिस्ट्री इस प्रकार से रहती है कि उन्होंने पास्ट में या भूतकाल में कुछ इस तरह के कर्म किए हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस को ये लगता है कि अगर इसको समाज में रखा गया तो ये समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसको अंदर नज़रबंद कर लिया जाता है। उसके घर में ही नज़रबंद कर लिया जाता है या किसी और स्थान पर, जेल में नहीं रखा जाता, किसी अन्य स्थान पर नज़रबंद कर लिया जाता है, सामान्यतः उसके घर पर ही। जैसे जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो वहाँ के जो जितने भी नेता थे, है ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन सबको क्या करा, घर में नज़रबंद कर लीजिए।
अगर ये लोग बाहर रहते तो ये संभावना थी कि हो सकता है कि कुछ माहौल बिगड़े। उस माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए इन सबको क्या करा, प्रिवेंटिव एक्ट के अंतर्गत घरों के अंदर नज़रबंद कर लिया। यही निवारक निरोध कानून है। अब जब देश का संविधान लगा तो इस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि क्या इसको शामिल किया जाए या शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे या जितने भी नेता थे सभी संविधान सभा में थे, और इन लोगों ने इस कानून का सबसे ज़्यादा जो बुरा वक्त है या सबसे ज़्यादा इसका जो क्या कहेंगे प्रकोप है वो झेला था। इसलिए ये लोग चाहते थे कि इस तरह का भारत की जनता को न झेलना पड़े, इसलिए इस तरह की चीज़ें शामिल ना की जाएं। लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी कि धार्मिक रूप से उन्माद फैला हुआ था, सांस्कृतिक रूप से हम लोग बटे हुए थे, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी, उधर समाजवादी विचारधारा को फैलाना था, लेकिन संपत्ति का अधिकार रोड़े बनना था, है ना। ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने निवारक निरोध कानून को शामिल किया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत क्या है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी को इन्फॉर्म किए, इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा अपने अधिकारी के लिए जो गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन बिना कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए या किसी और कारण से 3 महीने तक 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। ये जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इमरजेंसी के समय सबसे ज़्यादा जो प्रकोप झेला था मीसा का, वो इन्हीं लोगों ने झेला था। इसलिए इसको ख़त्म करना चाहते थे या इसको कम करना चाहते थे। इसलिए 3 माह की अवधि को इन्होंने क्या कर दिया, 2 माह की अवधि कर दिया गया। 2 माह तक की अवधि, 2 माह तक की अवधि। हालांकि इस शपथ पत्र को या इस संकल्प पत्र को जब तक पास कराते तब तक जनता दल की सरकार गिर गई और ये ख़त्म हो गया। यानी कि आज भी प्रिवेंटिव एक्ट के अंतर्गत, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत 3 महीने नज़रबंद किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना हुआ तो परिस्थिति इस प्रकार से है, किससे ज़्यादा तो उसके लिए एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ न्यायाधीश या राष्ट्रपति के द्वारा जो लोग विधि के जानकार हों उनको सम्मिलित कर अगर देखा जाएगा कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है कि इन लोगों को नज़रबंदी से बाहर किया जाए, तो इस पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो 3 महीने का समय है, 3 महीने तक आप लोग नज़रबंद रहेंगे और 3 महीने के बाद अगर समय बढ़ाना होगा तब आपको इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के आधार पर समय बढ़ा दिया जाएगा। आप कहेंगे सर निवारक निरोध कानून कौन कौन से? देखिए, आप लोगों ने बहुत लोगों के नाम सुना होगा, जैसे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट निवारक निरोध कानून है, पोटा निवारक निरोध कानून था, पोटो निवारक निरोध कानून था, टाडा जिसके तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था, निवारक निरोध कानून है ना। मीसा, आप लोगों को मालूम ही होगा, मीसा जिस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तो सरदार स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि किस कानून के तहत इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, जितने भी शरद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, नीतीश यादव हैं, और आपके जितने भी ये लोग नेता हैं ना, जॉर्ज फर्नांडिस थे, नरेंद्र मोदी थे, ये सब लोग क्या है ना उसी काल की उपज है ना। ये सब लोग किसके, राम मनोहर लोहिया, लोहियावाद कहा जाता है, या जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये लोग उसी ही आंदोलन की, जेपी आंदोलन की ही उपज हैं। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा सरदार स्वर्ण सिंह ने जब इंदिरा गांधी से पूछा कि किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया था कि इनको मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर बंद थे मीसा कानून के अंतर्गत। उसी समय इनके हस्बैंड की बेटी का जन्म हुआ और उसका नाम रख दिया गया मीसा भारती। तो मीसा कानून के नाम पर मीसा भारती नाम रख दिया गया था। तो
तो हम लोगों को अनुच्छेद 22 यहाँ पर पड़ा, और अनुच्छेद 22 में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होते समय उसके कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं उन सब का उल्लेख अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 22 है क्या। ठीक है, आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि सर हमारा ये वाला डाउट क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो फुल पैकेज हमारा मिल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, हिंदी चल रहा है, भूगोल चल रहा है, इतिहास चल रहा है और साइंस प्रारंभ हो चुका है। तो 5 सब्जेक्ट लगातार आपके चल रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बस अध्ययन पर दिमाग लगाइएगा, अध्ययन पर मन लगाइएगा, संपूर्ण शिक्षा यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आज छोटी सी क्लास थी, लगभग 13-14-15 मिनट की क्लास है। 22 आर्टिकल 22 छोटा ही आर्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग अब अगली क्लास में नए एक आर्टिकल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।